हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर वन और पेपर टू का प्रैक्टिस सेट 20 जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपके पास मुश्किल से 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप बिहार स्टेट की। क्योंकि कोई भी पेपर सबसे पहले हो सकता है। आप सबको पता होगा बीपीएससी टीचर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि आपका पेपर मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग तक हो सकता है। इसलिए आपके पास काफ़ी कम टाइम है। अगर आप बिहार में म्यूजिक टीचर बनना है, तो आपको जो 3500 क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, यकीन मानिए आपको बिहार में म्यूजिक टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में ना आए। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके एग्ज़ाम में उससे छूट जाए। इसलिए अगर आप 3500 क्वेश्चन कर लेते हो, जो आपको आंसर और साथ में आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जा रहा है, सिर्फ ₹151 में, जो आपके पॉकेट मनी और आपके फालतू खर्चे से काफ़ी ज़्यादा कम है और आपको फ्यूचर को सिक्योर बनाएगा। तो लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको बताया कि सारे कुछ आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसको लेने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप सीरियस हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जितने आपके टीचर रिलेटेड कंटेंट आते हैं, न्यूज़ आते हैं, आपको वहाँ पे पब्लिश करते रहता हूँ। तो सब कुछ आपको अपडेट न्यूज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए आपको नहीं भूलना पड़ेगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, पंडित वीडी फलूसकर डैश के शिष्य थे? पंडित कृष्ण कुलकर्णी के, पंडित रामाश्रय झा के, पंडित कुमार गणदो के, या ऑप्शन डी पंडित बालकृष्ण बुआ। और आप देख सकते हो जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, कितने आसान भाषा में क्वेश्चन और ऑप्शन और आसान भाषा में आपको समझा कर दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़कर सारे डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। चाहे पहली बार आप म्यूजिक की क्लास अगर आपने नहीं किया होगा, तो भी आप इसे पढ़कर आसानी से समझ सकते हो। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ग्वालियर घराने के स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर, जिनका जन्म 1872 को 18 अगस्त को हुआ था, पूर्णिमा के टाइम पे, जो आपके बेलगांव नामक स्थान के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अभिनव राग मंजरी डैश ने लिखा था? स्वामी हरिदास, अव्वल, पंडित बी डी फलूसकर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अभिनव राग मंजरी के लेखक उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि राग मंजरी पुस्तक के लेखक आपके पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे को माना जाता है, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। पूछे कि अभिनव राग मंजरी किसने लिखा था, तो याद रखिएगा, पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अमीर खुसरो डैश शासक के अधीन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि अमीर खुसरो डैश शासक के अधीन थे? जहांगीर के, शाहजहां के अधीन थे, या अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी अकबर। तो मैंने अभी तक आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो आपके अमीर खुसरो थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासक के अधीन माने जाते हैं। उनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिला के पटियाला स्थान पर हुआ था। और अलाउद्दीन काफ़ी ज़्यादा आपके संगीत के दीवाने थे, इसलिए उनके दरबार में बहुत सारे ऐसे संगीतकार थे जो उनके अधीन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। झपटाल में कितनी मात्राएं होती हैं? मात्राएँ पूछ ले या विभाग पूछ ले, आपको दोनों पता होना चाहिए कि झपटाल में टोटल आपकी 10 मात्रा और आपके 4 विभाग होते हैं। मैं बार-बार आपसे बोलते आ रहा हूँ कि मात्रा और विभाग आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मात्रा और विभाग आपके चाहे प्रीवियस ईयर पेपर की बात की जाए या आने वाले एग्ज़ाम में, हमेशा आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि म्यूज़िक का सिलेबस काफ़ी लिमिट है और क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न से पूछेगा, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा। इसलिए आप लोग मात्रा और विभाग ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जिस मूर्छना में अंतर्गंधार का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? शाकाकली,
अंतर संहिता, शुद्ध या ऑप्शन डी पूर्ण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अंतर संहिता। और आप देख सकते हो कि जिस मूर्छना में अंतर गंधार का प्रयोग होता है उसे अंतर संहिता के नाम से जानते हैं। और सारंगदेव ने इसे 4 प्रकार की मूर्छनाओं का वर्णन किया था। कौन-कौन से? तो आपके काकली संहिता, अंतर संहिता, अंतर कांकली और आपके सूत संहिता। ये चारों नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन 6 कह रहा है, एक राग की औरो संपूर्ण जाति में आरोह में और अवरोह में डैश स्वर होंगे? 5, 6, 5 या 7, 6 या 7 या ऑप्शन डी 7 या 7? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आरोह में 5 होते हैं और अवरोह में 7 स्वर होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपने म्यूजिक क्लास किया होगा तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन 7 कह रहा है, सर्वथा भिन्न चुनिए। सर्वथा का भिन्न क्या होगा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है ग्वार, बियार, आर या ऑप्शन डी द्वार। तो द्वार किसी भी लयकारी के अंतर्गत नहीं आता है, इसे आप याद रखिएगा। ये सर्वथा भिन्न है। आर, ग्वार, बियार ये तीनों लयकारी के प्रकार माने जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ज़्यादातर भजन और संकीर्तन गायक द्वारा शुरू हुआ था। किनके शासन काल में आंदोलन शुरू हुआ आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। अगर आप पेपर 2 वालों के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मुगल काल में सबसे पहले ये आंदोलन शुरू किया गया था, जो आपके भजन कीर्तन के रूप में संगीत का पहला स्थान भी माना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा धात में सभी स्वर कोमल होते हैं? भैरवी, यमन, भैरो या ऑप्शन डी काफी? तो भैरवी धात में सभी स्वर आपके कोमल होते हैं। इसकी रचना भैरव धात से मानी गई है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसमें रे, ग, ध, नी सारे स्वर कोमल लगते हैं। ये सारे पॉइंट जितना मैंने बताया आप याद रखिएगा। और ये गायन के समय प्रातः काल होता है। क्वेश्चन 10 कह रहा है, ताल झुमरा में डैश मात्राएं खंड की डैश संख्या और डैश मात्रा पर खाली होती है? ऐसे सवाल खासकर पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। तो आप इसे याद रखिएगा कि ताल झुमरा में 14 मात्रा और खंड की 4 संख्या और 8 मात्रा पर खाली पड़ता है। जब आप डिफिनेशन पढ़ोगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने क्लास नहीं किया है म्यूजिक पेपर में तो आपको सारे डिफिनेशन पढ़ना होगा। अगर आप सिर्फ रट्टा मारते हो तो रट्टा मारने से सिर्फ आपका स्टेट क्वालिफाई होगा, लेकिन जब आप हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हो तो सारे डाउट आपका क्लियर होगा और पीपीएससी में आराम से आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो और बिहार में टीचर बन जाओगे। क्योंकि आपके डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आप बिहार स्टेट क्लियर कर सकते हो, लेकिन बीपीएससी क्लियर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपको लय पहचान करना था कि किस ताल में लिखी गई है। पहला ऑप्शन है आर लय, दुगुन लय, तिगुन लय या ऑप्शन डी चौगुन लय। ये लयकारी आपकी दुगुन लयकारी की है। एक मात्रा में, दो मात्रा में दो स्वर बोलना दुगुन या दोगुन कहलाता है। जैसे वो 1, 2, 3, 4 ये सब कुछ आपके 2 मात्रा में लिखना होता है। उसे हम दोगुन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। ताल गजंपा में ताली किस मात्रा पर है? 1, 5, 12, 1, 5, 13, 1, 5, 9 या ऑप्शन डी 1, 9, 13? तो गजप्पा ताल में आपकी 15 मात्रा होती है। मैंने पहले ही बताया था 4 विभाग होते हैं और इस खाली पर जो ताली पड़ती है वो आपका 1 और 5 और 12 पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में ताल में सम डैश द्वारा दर्शाया जाता है।
प्लस साइन से, जीरो साइन से, मात्रा संख्या से या ऑप्शन डी इंटू से। तो याद रखिएगा, फॉलो कर्व स्वरलिपि पद्धति के ताल में सम मात्रा संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भाटखंडे स्वरलिपि पद्धति में सम डैश द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 7, 12, 22 या ऑप्शन डी 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या 12 मानी गई है, 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकृत स्वर मिलाकर टोटल जो संख्या बनता है वो आपका 12 बनता है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। इस पॉइंट को तो बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि एक सप्तक में टोटल विकृत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो उसमें आपको ऑप्शन 5 मानना पड़ेगा। इन चारों में कौन सा ध्रुव का एक भाग नहीं है? अस्थाई, अंतरा, संचारी या ऑप्शन डी भोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चाहते हो डेली ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम क्वालिफाई करे और बिहार में टीचर बने, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप चाहते हो डेली प्रैक्टिस सेट देखना, तो उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा, जो उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है, ओ तान जिसमें तान के साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आलाप तान, बोल तान, हल्का तान या ऑप्शन डी सूद तान। तो वो तान जिसमें तान के साथ गीत के साथ शब्द गाए जाते हैं उसे बोल तान के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शुद्ध शब्द का सातवां स्वर क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, शुद्ध शब्द का सातवां स्वर शुद्ध नी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आपको पता होगा कि शुद्ध स्वर में टोटल संख्या 7 होती हैं। कौन कौन से? तो स, रे, ग, म, प, द, नी। आपको स्टार्टिंग म्यूजिक में ही बताया जाता है, जिसे आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 19। अगला क्वेश्चन है, गरे, गप, ध, निसा। आपको राग पहचान करना है कि किस राग का बोल है। कल्याण, भूपाली, बिलावल या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है जो यहाँ पर वादी स्वादी दिया गया वो किस राग का है, आपको ये बताना है। भैरव का, भैरवी का, पूर्वी का या ऑप्शन डी आशावारी। सबसे पहले आप इस राग को पढ़िए और आपको बताइए किस राग का आपको ये बोल दिया गया है। जब आप बोल को रीड करते हो, जब बोल को पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि जो बोल है आपके आशावारी राग का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है, राग यमन के वादी और स्वादी क्या होते हैं? ग और नी, स और ग, रे और प या ऑप्शन डी प और ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। और याद रखिएगा, जो आपके राग यमन होता है वो कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि राग यमन किस थाट से उत्पन्न राग माना जाता है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। कल्याण, इससे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा और आपको चुनना होगा कल्याण, इसका राइट आंसर होगा। और इसका गायन का जो समय होता है वो आपका रात्रि का प्रथम पैर होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, राग मालकोंस में वर्ड स्वर क्या है? ग और प, ग और ध, रे और ध या ऑप्शन डी रे और प। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। याद रखिएगा, राग मालकोंस आपके मैरुथाल से उत्पन्न राग माना जाता है और इसके गायन का जो समय होता है आपके तृतीय पर के समय माना जाता है। और इसमें 3 स्वर आपके कोमल होते हैं, गांधार, धैवत और निषाद। ये सारे पॉइंट आप ये लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको दिया जा रहा है 3500 क्वेश्चन, जिसको आपने देखा होगा कितने आसान भाषा में आपको समझा कर दिया जा रहा है, जो आपके पास मुश्किल से 1 महीने का टाइम है। तो लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में।